हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेपराइज ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन में मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले हमने ये जाना था कि कैसे भी जो है हम किसी चार्जेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसे माइनस क्यू से, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसे प्लस क्यू लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? देन हमने जाना कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द कूलम। ओके, एंड हमने साथ साथ और भी कई सारे प्रॉपर्टीज पढ़े, जिसमें से कि दो प्रॉपर्टी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे अगर आप बोर्ड की एग्जामिनेशन के व्यू से आप इसे अगर पढ़ रहे हो, आप इस वीडियो क्लिप को अगर आप देख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्जेज एंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको टोटली जो है अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। क्लियर है? बिकॉज इनसे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे गए, और कभी कभी जो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द चार्जेज। तो आज जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे एक्सप्लेन किया था, वैसे ही उसका आंसर कर सकते हो, या फिर उनका जो जनरली यूज जो होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में काफी ज्यादा होता है। क्लियर है? तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो बात नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो है हमने ये भी जाना कि जो एवरी सिंगल चार्ज, कोई भी जो अगर सिंगल चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और साथ ही साथ अगर किसी मीडियम में दो चार्जेस प्रेजेंट हो, इफ देयर आर टू चार्जेस प्रेजेंट इन एनी मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है, या फिर जो एयर या वैक्यूम, जहाँ वैक्यूम स्पेस मीन्स कि जहाँ एयर भी नहीं हो। क्लियर है? या फिर कोई इंसुलेटर मटेरियल हो सकता है, सपोज ऊद, कांच, कुछ सी भी तरह का ये ऐसे चीज। ठीक है, तो कोई भी मीडियम हो सकता है। क्लियर? तो अगर कोई दो चार्जेस प्रेजेंट हो गए और कुछ दूरी पे होंगे वो, ठीक है, दोनों चार्जेस जो है सेपरेटेड होंगे कुछ डिस्टेंस के साथ, तो उन दोनों के बीच जो है कुछ फोर्स लगेगा, जिसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। वो फोर्स अगर लाइक चार्जेज हुए तो वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर वो अनलाइक चार्जेज हुए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज, अगर कोई दो चार्जेज हुए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और अगर दो चार्जेस से ज्यादा हुए मीन्स मल्टीपल चार्जेज हुए तो अमॉन्ग द मल्टीपल चार्जेज ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स कि वही फोर्स का परिमाण या फोर्स का मान, ठीक है, कितना होगा। और इसको हम लोग निकालेंगे इस हालांकि इस क्लास में हम लोग जो है इक्वेशन निकालने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जिसे शॉर्टली जो है कूलम्ब्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जनरली हम इसे कूलम्ब्स लॉ के नाम से ही स्टडी करते हैं। क्लियर है? ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, if there are two charges, okay, if there are two charges, okay, suppose two charges are present in any medium and separated by a distance, and separated by the distance r, okay, ये r डिस्टेंस से जो है सेपरेटेड होंगे। क्लियर? ये एक चार्ज होगा q1 आपका, एंड द अनदर वन इज q2, q1 q2, ये दो चार्जेज होंगे, ठीक है, सेपरेटेड होंगे r डिस्टेंस से। डिस्टेंस को जो हम लोग मेजर करेंगे सेंटर ऑफ द चार्ज से। सपोज ये एक स्फीयर के रूप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बट इसको हम लोग पॉइंट चार्ज ही कहेंगे, बट इनके जो सेंटर है वहां से जो हम लोग डिस्टेंस काउंट करेंगे दोनों चार्जेज के सेंटर से। क्लियर? थिंक दिस इज द सेंटर, राइट। ओके, आर डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। और मीडियम जो होगा यहाँ का मीडियम क्या होगा, सपोज एयर या वैक्यूम है, तो कूलम्ब्स लॉ जो है सबसे पहले एयर या वैक्यूम के लिए ही दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एयर या वैक्यूम में ही मीडियम को लेकर चलेंगे और उसी के अनुसार पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ, तो अब कंडीशन फिर से मैं दोहराता हूँ, ठीक है, कि यदि एयर या वैक्यूम में दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल है या इक्वल नहीं है, वो बाद की बात है। ठीक है, अगर ये अलग मैग्नीट्यूड के भी होंगे, सपोज ये 3 कूलम हुआ या फिर ये 2 कूलम हुआ, अलग डिफरेंस मैग्नीट्यूड के भी होंगे, तो भी फॉर्मूला जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो हम लोग जनरली यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने वाले। क्लियर? ओके, तो लेट्स स्टार्ट देन। तो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, if there are two charges present in any medium with us and separated by distance r, the electrostatics force between them, the electrostatics force जिसे हम F से लिखेंगे, ओके, F इक्वल टू, ऐसे तो Coulomb's का कहना है F इक्वल टू अभी नहीं कहेंगे, ठीक है। Coulomb's का कहना है कि F इज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? इक्वल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जैसा। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ
मोशन के, जैसे न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया कि जो फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्लियर। और फिर जो उसे इक्वल करने के लिए जो एक कांस्टेंट टर्म को यूज किया गया, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एक कांस्टेंट टर्म को यूज किया जाएगा। आई होप कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मालूम हो, या फिर अगर नहीं भी मालूम है तो उसे भी लेकर मैं क्लास 11th के लिए भी जल्द ही कुछ वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कहने का मतलब कि ये जो Q1 और Q2 का जो वैल्यू है, ठीक है, जो इनका परिमाण होगा उनका प्रोडक्ट, तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज मीन्स Q1 इंटू Q2। पता है ना, जेबरा में ऐसे ही इंटू को मतलब विदाउट साइन लिखते हैं ना, Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइडेड एंड तो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। क्लियर। तो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन ये मिल रहा है। ओके, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट हैं, यानी दोनों चार्जेस का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी वीडियोज को देख रहे हो जो इनकी ये चीज़ की जानकारी ना हो। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम राइट साइड के वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, इस क्वांटिटी के वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। अगर आप जो ऊपर में जो, ठीक है, जो न्यूमिनेटर के रूप में, ठीक, अगर आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप इसे इंक्रीज कर रहे हो तो ये डिक्रीज होगा। राइट साइड वाली अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है। ओके, इसे इंक्रीज तो ये डिक्रीज। ओके, तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए जो है कांस्टेंट टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट का यूज किया जाता है। किसे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट का के, जिसे के लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर के। क्लियर, स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। तो देन हो जाएगा F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 नहीं, वो भी बात की चीज है, या आर स्क्वायर, जस्ट ये F इक्वल टू ये मिलेगा। तो पहला तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो आपको इस रूप में, इस फॉर्म में देखने को मिल सकता है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का इक्वेशन होगा। क्लियर है। देन के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, तो मैं इसे लिख देता हूँ। क्लियर, वेयर के इज अ स्मॉल के है। क्लियर, स्मॉल के इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, देन या तो ये जो के की वैल्यू, ऐसे तो कहने को तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मींस कि वो ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई वैल्यू चेंज ना करे, किसी भी कंडीशन में वैल्यू चेंज नहीं करे। तो ये फोर्स के लिए जब ये फॉर्मूला में यूज होती है तो इसकी वैल्यू जो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये के की वैल्यू बदलती भी है। ठीक है, के की वैल्यू तब बदलती है क्योंकि इसकी वैल्यू परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम पे निर्भर करता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, इसको पहले थोड़ा सा लिख लेने दीजिए। ओके, कि इफ एनी, जैसे मैंने अभी कहा कि ऊपर के जो चार्जेज हैं जैसे Q1 एंड Q2 वो किस मीडियम में, एयर या वैक्यूम में। ठीक है, तो एयर या वैक्यूम में होने पर जो है के इक्वल तो क्या हो जाएगा, जस्ट लुक एट हियर, इफ चार्जेज लाइज इन द मीडियम एयर और वैक्यूम, देन के की कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, देन जो के इक्वल तो होता है वो होता है के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। और ये एब्सोल्यूट नॉट ही जो क्या है वो परमिटिविटी कहलाती है। एब्सोल्यूट नॉट ही क्या कहलाती है, परमिटिविटी। क्या इसको कहते हैं, ये कहलाती है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है उसे भी मैं बताता हूँ। ठीक है, और इसे पढ़ना क्या है, तो इसे पढ़ना है एब्सोल्यूट
नॉट। क्लियर? इसे आप पढ़ोगे एब्सोल्यूट जीरो भी कह सकते हैं, या फिर इसके जगह जो है एब्सोल्यूट नॉट भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट NOT नॉट। क्लियर? तो परमिटिविटी क्या होता है? बात करते हैं परमिटिविटी की, परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। किसी मीडियम की जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है। किस तरह की प्रॉपर्टी? परमिटिविटी ये बताता है कि कोई मीडियम अपने यूनिट एरिया में जो है यूनिट फोर्स के साथ, यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के साथ कितने क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को जो है कंटेन कर सकता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, परमिटिविटी मीन्स कि, तो इसका एसआई यूनिट से हमको अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है, परमिटिविटी को जो है जनरली डिनोट किया जाता है, परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है को डिनोट किया जाता है जनरली एब्सोल्यूट से। ठीक है, और सॉरी, एब्सोल्यूट जीरो नहीं, केवल एब्सोल्यूट से। किसी भी मीडियम के लिए जो है परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है एब्सोल्यूट से। ओके, ये एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट से डिनोट किया जाता है। और जो एयर या वैक्यूम होता है उसके लिए एब्सोल्यूट जीरो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर एंड जो वैक्यूम होती है उसके लिए परमिटिविटी सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। क्लियर है? उसकी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है आपकी 4 एयर और वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 -12। और इसकी एसआई यूनिट को भी देख लेंगे आप लोग। ठीक है, एसआई यूनिट को, एसआई यूनिट जो होता है इसका होता है एसआई यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने कहा ना कि परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम दैट सेज दैट कि यूनिट एरिया में यूनिट फोर्स के साथ कितने क्वांटिटीज ऑफ चार्जेस को कंटेन किया जा सकता है। क्लियर? ये परमिटिविटी होता है। तो परमिटिविटी अलग अलग मीडियम के अलग अलग होता है, जिसमें एब्सोल्यूट जीरो जो एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी है वो सबसे लोएस्ट होती है, सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, वाटर के लिए कोई चेंज कर जाती है। देन वही देखा जाए कोई इंसुलेटर मीडियम होगा, जैसे कि कोई उद या फिर आप कोई कांच ले लेते हो। ठीक है, तो उसके लिए परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा मोर देन 1 होगी। क्लियर है? फॉर एनी इंसुलेटेड इंसुलेटेड का मतलब कि जिस मीडियम से बिजली ट्रांसफर ना हो सके, बट वहाँ पे चार्जेस तो कंटेन हो सकते हैं ना, और हम सिंगल चार्जेस के बीच के फोर्सेज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लियर है? या फॉर एनी इंसुलेटेड मीडियम, देखिए एयर वाटर एंड एयर वैक्यूम की बात की गई, वाटर की बात की गई। तो ऐसा मत समझना कि वाटर तो कंडक्टर है। ठीक है, वाटर से बिजली पास कर जाती है और एयर से भी बिजली पास करेगी, तो ऐसा नहीं है। और वाटर से बिजली पास कर जाती है या उसके आयनिक कंपाउंड होने के कारण। ठीक है, वाली जो आपको पता है कि वाटर जो होता है H2O होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन्स होते हैं। क्लियर? तो आयनिक प्रॉपर्टी के कारण जो है बिजली ट्रांसफर हो जाती है, बट एयर में तो बिजली ट्रांसफर होता नहीं। तो जनरली जो है इन द इंसुलेटेड मीडियम भी लेते हैं, तो आप कहेंगे कि सर उसमें चार्जेस को रखेंगे तो वहाँ पे फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। बट आप इंसुलेटेड मीडियम में जो है किसी चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कंडक्टर में तो वो फिर जो आप उसमें एक्सपीरियंस करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। कंडक्टर में आप समझिए कि अगर आप उसमें चार्जेस को रखते हैं कंटेंट, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। क्लियर? और वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा परेशानी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है। और बाकी फिर इसके बारे में अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में जानकारी आपको जरूर दूंगा। ओके, आई थिंक आई एम कन्फर्म कि किसी कंडक्टर के ऊपर जो है हम इस तरह के दो चार्जेस के बीच के फोर्स को जो एक्सपीरियंस लगभग ना के बराबर कर सकते हैं। आई एम कन्फर्म। ओके, देन मूव फॉरवर्ड। ओके, देन तो एब्सोल्यूट जीरो जो हो गया वो एयर एंड वैक्यूम के लिए हो गया परमिटिविटी, एंड एनी इंसुलेटेड मीडियम के लिए बता रहा था मैं। तो इंसुलेटेड मीडियम के लिए जो होता है वो परमिटिविटी फॉर एनी इंसुलेटेड मीडियम जो एब्सोल्यूट की वैल्यू होती है। ठीक है,
For an insulated medium, the value of absolute is more than 1, more than 1। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने एब्सोल्यूट जीरो की जो है वैल्यू लाई, क्या लाई वैल्यू? 8.854 इंटू 10 टू द पावर 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को जब आप जो हमने के बराबर जो इक्वेशन लिख रखा था, ठीक है, के बराबर जो इक्वेशन लिख रखा था, यस हियर जो के बराबर लिख रखा है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू रख देते हैं किसकी? एब्सोल्यूट जीरो की। तो देन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, देन के इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई के लिए पाई की वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो के लिए वैल्यू कितनी रखनी है? तो 8.854 इंटू 10 टू पावर -12, जिसकी यूनिट को भी रहने देते हैं, ठीक है। तो देन के इक्वल टू ये पूरा कैलकुलेशन करने पे जो है के की वैल्यू आएगी वो 9 इंटू 10 टू दावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी के की, ऐसा करने पर, ठीक है, जब ये 1 से डिवाइड कर दोगे इतने वैल्यू को, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी के की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है उसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगी कांस्टेंट के की वैल्यू। याद रखना है ये स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। क्लियर? सो अब यहाँ पे जो है, तो हम लोगों ने जो फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल रखा है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे जो है F इक्वल टू ये हो सकता है कि के जगह पे हम ये चाहे तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट रखें या फिर जो है 9 इंटू 10 टू पावर 9 रखें। तो जो फाइनली जो है फोर्स की जो इक्वेशन हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। ओके, कि हैंस electrostatics force between two charges equal to 1/4 pi absolute naught इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पहला तो इस रूप में लिखा जा सकता है, देन आप इसी को लिख सकते हो और F इक्वल टू के जगह पे आया ना, हाँ, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म है देखिए, ये भी वेक्टर फॉर्म में नहीं, तो कूलम्ब्स लॉ को जो है दो फॉर्म में पढ़ाया गया। एक तो स्केलर फॉर्म, जनरली जो इक्वेशन ऐसे डिराइव होता है इसलिए इसको स्केलर फॉर्म, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जनरली जो है स्केलर फॉर्म हमारा यूज नहीं होता, ठीक है। ये डिराइव के लिए ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए ठीक है कि एक्सप्रेशन के रूप में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बट मैथमेटिकल यूज के लिए जनरली जो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं, तो इसे हम कहेंगे स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इस एक्सप्रेशन को क्या कहना है? इसे कहना है स्केलर, स्केलर फॉर्म ऑफ। स्केलर और वेक्टर क्या है? तो आई हैव प्रीवियसली ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट, है ना। स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ओके। सो अब वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। क्लियर? तो फिर से जो है मैं अलग डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, सपोज वंस अगेन वैसा ही कि एयर मीडियम में जो है इस तरह के दो चार्जेज हैं। क्लियर? द वन इज Q1 and the another one is Q2. Clear? And separated by distance r. Okay, these two charges are separated by
डिस्टेंस r। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग दोनों को पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। क्लियर। वहाँ पे तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया कि किस तरह का चार्ज है, बट यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, दोनों को पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे? लाइक चार्ज होने के कारण रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो इनका जो फोर्स होंगे, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इनका ये Q1 के द्वारा Q2 पर अगर जो फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन इस तरह का होगा। बिकॉज फोर्स है जब वेक्टर क्वांटिटी उसके साथ, तो उसके लिए तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होंगे। क्लियर। तो Q1 के द्वारा जो है Q2 पर फोर्स लगा। क्लियर। तो इसे हम लोग लिखेंगे F1, सॉरी F2। F2 जो Q1 के द्वारा Q2 पे लगा उसे हम लोग लिखेंगे F2, और किसके द्वारा लग रहा है? 1 के द्वारा, तो F2 1 वेक्टर। क्लियर। और जो फोर्स Q2 के द्वारा Q1 पे लगेगा, ठीक है, Q2 के द्वारा Q1 पर लगेगा, उसका डायरेक्शन तो ये होगा अपोजिट टू F21, है ना। और इसे हम लोग लिखेंगे F1, 1 पे फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा, तो F1 2 वेक्टर। क्लियर है। तो इस तरीके से इनका डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये जो फोर्सेज होंगे F1 2 वेक्टर एंड F2 1 वेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ these forces F1 2 vector and F2 1 vector with those are equal in magnitude and opposite in direction। यानी कि दोनों फोर्सेज जो होंगे अपोजिट टू इच अदर होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, परिमाण क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा, बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर। कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन के जैसा, कि जो आप फोर्स किसी चीज पे अप्लाई करते हो, तो जो आप फोर्स अप्लाई किए उसके रिटर्निंग में जो फोर्स मिलता है वो क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ठीक वैसे ही। क्लियर। तो इस तरीके से जो है रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे होगा। तो जस्ट यही बात है कि वेक्टर फॉर्म में जो है क्या होगा, इसका प्रिंसिपल यही होगा कि जो F1 2 वेक्टर होता है, ठीक है, वो इक्वल बट अपोजिट टू F2 1 वेक्टर, मीन्स जो दूसरे चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो उसके इक्वल होता है। क्लियर। देन इसके लिए भी एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है। जस्ट देखिए, अगर हम लोग पहले Q1 के द्वारा लगाए गए Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है यानी F2 1 वेक्टर, F2 1 वेक्टर को निकाल देते हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा इसके लिए एक्सप्रेशन। हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना ना, तो देखेंगे F2 1 वेक्टर इक्वल टू, जैसे हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट के है, ठीक है, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है यहाँ पे, बस सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि परमिटिविटी से इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे वेक्टर वाली क्वांटिटी आपकी तो चार्ज भी नहीं है, बस केवल एक क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस जिसको आप कह सकते हैं दोनों के बीच की दूरी, या फिर जिसे हम सीधी दूरी होती है तो इसे डिस्प्लेसमेंट के तौर पर लेते हैं। क्लियर। तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना सब कुछ सही है, लेकिन आर स्क्वायर जो एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसके आर स्क्वायर जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा? आर के अलॉन्ग होगा। तो इस आर के लिए जो एक यूनिट वेक्टर होगा, उस आर के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या कर देंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कैलकुलेशन होगा, अगर उतना नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसे समझाता हूँ। ठीक है, बस जनरली जान लीजिए कि एक्सप्रेशन जो है ये निकलता है। क्लियर है कि आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो एज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ, एज वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। तो इसे आप कहोगे क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। क्लियर। अगर F1 2 निकालते तो F1 2 के लिए भी वही चीज होता, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा है, देख रहे हो? कुछ नहीं, Q1 Q2 आगे पीछे कीजिए, गुना वही होगा, है ना, सेम मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर। तो अब इसको हम जो है अगले एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस रूप में और वेक्टर फॉर्म को हम किस रूप में देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर जो वेक्टर अभी क्लास 12 के मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे, वो इस चीज को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि सपोज देयर इज अ ग्राफ। ओके, है क्या हमारे पास ग्राफ? ग्राफ तो नहीं है। ग्राफ के रूप में या हम्म, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता ना, कि थोड़ा और बड़ा, या इतना ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, ग्राफ में आप जनरली ऐसा ही देखते हैं कि यहाँ पे आपका एक ऑरिजिन होगा, है ना, ऑरिजिन ओ, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। चलिए एक्सिस से तो यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सपोज, है ना, कि आपको दो चार्जेस जो है किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में किसी पोजीशन पे होंगे, ठीक है। सपोज इनका पोजीशन होगा यहाँ पे, एक का यहाँ पे क्या होंगे, Q1, और कोई दूसरा चार्ज होगा वो होगा यहाँ पे Q2। तो इन दोनों पॉइंट का तो अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा, है ना, एक्स वाई के रूप में होगा, है ना, पोजीशन वेक्टर, सॉरी कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स वाई के रूप में होगा, है ना, कुछ एक्स की वैल्यू हो सकती है और कुछ वाई की वैल्यू हो सकती है, क्लियर। तो आप इसे कह सकते हो कि Q1 की जो पोजीशन वेक्टर होगी आप उसे डिनोट कर दो R1 वेक्टर से, इससे R1 वेक्टर से, और जो Q2 की जो पोजीशन वेक्टर होगी उसे आप डिनोट कर दो R2 वेक्टर से, और ये Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर, ये Q1 एंड Q2 के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी R वेक्टर। ओके, हो जाएगी आपकी R वेक्टर। R वेक्टर क्या होगा, तो दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम होगा। ओके, हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप पढ़े भी होंगे कि वेक्टर में जो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो जो फाइनल पोजीशन होता है उसको इनिशियल पोजीशन से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो फाइनल पोजीशन आपका Q2 है, इनिशियल पोजीशन Q1, तो मींस R वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दोनों पोजीशन वेक्टर्स का जो सब्सट्रैक्ट होता है वही रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऐसा करते हैं, है ना। देन इसमें, हाँ, अब एक्सप्रेशन को करते हैं इसमें, क्लियर। या तो अगर एक्सप्रेशन को अगर फिर से हम लोग लिखते हैं तो सपोज F21 ही निकाल रहा है, तो F21 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलूट नॉट, ये जैसे कि ऐसा ही रह जाएगा, Q1 Q2 वैसा का वैसा ही सेम। अब R की बारी, R को केवल हम लोग ऐसे करके लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है R स्क्वायर, उसको मैग्नीट्यूडनल रूप में भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो आपने देखा ऐसे R स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ठीक है, आप इस R स्क्वायर को देखेंगे तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, क्लियर। इसके जगह पे जो है हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ये होता है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया था और इस पे स्क्वायर है, क्लियर है, तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्लियर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, तो इसे बार देते हैं, इसे बार कहते हैं, ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर हो गया। देन यहाँ पे हमको यूनिट वेक्टर ऑफ R वेक्टर लिखना है, क्लियर, R कैप जिसे हम पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, R कैप, यहाँ पे देख सकते हैं इसे क्या पढ़ते हैं, R कैप। ओके, तो इस R कैप को हम लोग किसी भी यूनिट वेक्टर को, एक आपको आइडिया होना चाहिए, वेक्टर आपने अगर पढ़ा हो तो, कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो अपने, कोई जो वेक्टर होता है वो अपने मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। सपोज कोई ए वेक्टर है तो क्या होगा, अपने मैग्नीट्यूड और एक अपने यूनिट वेक्टर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यूनिट वेक्टर कुछ नहीं कि एक्स, बस एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जे कैप, के कैप, के, एक मिनट, जेड के कैप, या एक्स वाई एक्स के, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, इस रूप में होंगे, है ना। यानी कि इनके साथ जो है वेरिएबल्स के जगह पे कुछ मल्टीपल्स नहीं होते, दैट इज यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। यूनिट वेक्टर मीन्स कि उनका जो है मैग्नीट्यूड निकालोगे, यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वह मैग्नीट्यूड क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर को कब कहा जाता है, कि जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसे बाहर लिखना है, एक मिनट, ध्यान से सुनिए, मैंने बाहर नहीं कहा, मैंने बार कहा, क्लियर, ये बार देते हैं, और एक कैप की अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, क्लियर है, तब उस वेक्टर को जो है यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ओके, तो ठीक ऐसा ही हम करेंगे, क्योंकि हमें एक कैप यानी आर कैप, अभी एक की जगह पे आर को रखो, तो आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, सेम ट्रिक का यूज करके देखोगे तो आर कैप इक्वल टू हो जाएगा, इसको रोकेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, क्लियर है। ओके,
या सो आर के आपको आगे और ये इसको आर वेक्टर, तो इसको तो आप और आगे एक्सटेंड कर सकते हो इस रूप में। आर वेक्टर क्या है, तो भाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दोनों पोजीशन वेक्टर्स का क्या है, डिफरेंस है, दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है ना। इसे ब्रैकेट में रखनी है, ओके। एंड ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप यहाँ से वापस से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इसको लिख सकते हो। तो देखिए, तो इधर यहाँ पे पहले से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब वापस एक और निकालें, तो इसमें ये गुना होके ये क्यू हो जाएगा, इसमें ये क्या होके गुना होके ये आपका क्यू हो जाएगा, है ना। ये आपका क्यू हो जाएगा, ओके। क्यू मीन्स पावर 3 चला आएगा। और जो वो है ऊपर वाला, तो वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के रूप में लिख दिया जाएगा। तो फाइनल जो है, फाइनली वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ये भी कहा जा सकता है। इस फॉर्म में भी आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखने को मिल सकता है। क्लियर, ये भी आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ओके। तो आज के सेशन में जो हम लोगों ने जो है दो चार्जेज के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा उसे हम लोगों ने पढ़ लिया। जो नेक्स्ट जो मल्टीपल चार्जेज के अमॉन्ग जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके फार्मूला को कैसे डिराइव करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और जिन किसी को भी अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो जो कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और कुछ लोग जो है फालतू कमेंट्स भी कर रहे हैं, सो हमें इग्नोर करना चाहिए, है ना। आप लोग भी जो पढ़ाई पे अपने ध्यान दे रहे अच्छे से, उन्हें भी इग्नोर करनी चाहिए, ओके। सो फाइनली मैं यही कहूँगा, like Preparize, subscribe Preparize, and share Preparize. Okay, we need your support. Preparize needs your support. So finally, thank you to you all. Okay.